हे एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की जो वीडियो है दैट्स गोइंग टू बी द वन शॉट फॉर एटम्स। तो इसमें जो थ्योरेटिकल पोर्शन है कंप्लीट वो मैं पहले तुम्हें नोट्स के थ्रू ही एक्सप्लेन कर देती हूँ सो दैट नोट्स जब तुम लोग डाउनलोड करोगे तो तुम लोग को समझ में भी आ जाए। एंड ये जो नोट्स हैं ऑलरेडी प्लेलिस्ट पे अपलोडेड हैं, तो तुम्हें बस मेरे चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाना है। वहाँ पे क्लास 12 फिजिक्स नोट्स करके बनी हुई है प्लेलिस्ट, तो वहाँ से तुम लोग ये डाउनलोड कर सकते हो। एंड सेकेंडली मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, मैंने तुम लोग को लाइव सेशन में भी बताया था, बट स्टिल आई एम शूटिंग द वीडियो, सो थोड़ा सा मैनेज कर लेना वॉइस में। तो देखो, सबसे पहले वी हैव द थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। तो थॉमसन ने हमें एटॉमिक मॉडल जो दिया ना, वो एक प्लम पुडिंग या फिर वाटरमेलन के फॉर्म में दिया। जैसे हमारा वाटरमेलन होता है ना, तो उसमें कंप्लीट रेड कलर का होता है एंड उसमें सीड्स जो हैं वो एम्बेडेड होते हैं हमारे ब्लैक कलर के। इन द सेम वे उसने क्या कहा, हमारा एटम भी ऐसा ही है कि जितना भी हमारा वो रेड कलर का पोर्शन है दैट इज़ द पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एम्बेडेड है उसमें। ठीक है, मतलब क्या है, द पॉजिटिव चार्ज इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन एन एटम एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। ठीक है, तो सिंपल सा है हमारा थॉमसन का एटॉमिक मॉडल। बट अगेन ये बहुत सारी चीज़ें हमें एक्सप्लेन नहीं कर पाया था एग्जैक्टली मोशन इलेक्ट्रॉन्स का एंड ऑल, तो इसीलिए ऑब्वियसली इसकी भी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं एंड ये फेल कर गया। उसके बाद कौन सा है, उसके बाद है रदरफोर्ड का जो कि इंपॉर्टेंट है। देन आता है बोर का जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो, देन है रदरफोर्ड का अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो देखो, अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या है, अल्फ़ा पार्टिकल क्या है पहले वो जानते हैं। इट इज़ द न्यूक्लियस ऑफ द हीलियम एटम। ये डेफिनेशन से हमारा क्या मतलब है, अगर मैं हीलियम एटम देखूं तो मैं 2He4 लिखती हूँ, राइट। अब उसमें तो इलेक्ट्रॉन्स भी तो होंगे, अगर वो इलेक्ट्रॉन्स को मैं रिमूव कर दूं तो सिर्फ न्यूक्लियस ही बचेगा हमारे पास, एंड उसी में न्यूट्रॉन्स भी, उसमें प्रोटॉन्स भी। तो इसीलिए हम न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम कह रहे हैं। जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर मोस्ट शेल में उसे हम रिमूव कर दे रहे हैं, तो इसको हम He2+ भी लिख सकते हैं। He2+ भी क्या है, हमारा अल्फ़ा पार्टिकल ही है। ठीक है, तो ये जो अल्फ़ा पार्टिकल है तुम्हें क्लियरली पता चल रहा है क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। तो अगर पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में मीट करेंगे, क्या करेंगे, रिपेल। तो यही चीज़ हमें अल्फ़ा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट कहीं ना कहीं बताती है। अब जो रदरफोर्ड का अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है, उसने क्या किया, जो अल्फ़ा पार्टिकल्स है उसको उसने बम्बार्ड किया गोल्ड फॉइल में। गोल्ड फॉइल बहुत ही थिन रखी उसने सो दैट ईजिली जो स्कैटरिंग है वो देख सके। अब यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस क्या क्या हैं, ऑब्जर्वेशंस काफ़ी सिंपल है। नाउ बिफोर मूविंग ऑन टू अ वीडियो, आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल अबाउट द लर्निंग फेस्टिवल जो कि चल रहा है फिलहाल अनअकैडमी पे। नाउ दिस इज़ अ ग्रेट ऑफर बिकॉज इस ऑफर में तुम लोग को अनअकैडमी का जो प्लस सब्सक्रिप्शन है 45 डेज़ के लिए, वो सिर्फ मिलने वाला है 269 रुपीज़ में। नाउ यू पीपल वुड बी वंडरिंग कि यहाँ तो 299 लिखा है। सो अगर मेरा कोड यूज़ करोगे जो कि है ANJV10, जो कि स्क्रीन पे तुम्हें क्लियरली दिख रहा होगा, सो तुम लोग को एडिशनल 10% ऑफ मिलेगा। 300 का तो ऑलरेडी अनअकैडमी प्रोवाइड कर रही है, यानी कि 299 का, एंड इसमें भी अगर तुम्हें एडिशनल 10% ऑफ मिलेगा सो 30 रुपीज़ का तुम्हें डिस्काउंट मिलेगा एंड यू विल गेट दिस प्लस सब्सक्रिप्शन फॉर ₹269। सो अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लाइक लाइव क्लासेस होती हैं डेली विद द टॉप एजुकेटर्स। जो भी एजुकेटर तुम्हें अच्छा लगता है उसकी क्लास में तुम लोग एनरोल कर सकते हो। ऑल्सो 24/7 डाउट सॉल्विंग होता है, विच मीन्स कोई भी अगर तुम्हें डाउट है तो तुम वहाँ पे जाके पूछ सकते हो एंड यू विल इंस्टेंटली गेट द सोल्यूशन। डाउट सॉल्विंग लाइव सेशंस भी होते हैं इसमें। ऑल्सो इन केस यू मिस एनी ऑफ द लाइव क्लासेस तो अनलिमिटेड एक्सेस होता है तुम्हारी रिकॉर्डेड क्लासेस का भी। पर्सनलाइज्ड एकेडमिक काउंसलिंग तुम लोग को मिलती है। इसके साथ साथ जो भी PDF मटेरियल है वो फ्री ऑफ कॉस्ट तुम्हें मिलता है सारे ही एजुकेटर्स का। सो एक सब्सक्रिप्शन के अंदर तुम्हें बहुत सारे बेनिफिट्स देखने को मिल रहे हैं एंड इससे सस्ता ऑफर अनअकैडमी कभी भी तुम्हें प्रोवाइड नहीं करने वाली है। सो ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, सिर्फ 269 रुपीज़ में तुम्हें अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन मिलने वाला है फॉर 45 डेज़। तो इस अपॉर्चुनिटी को अभी ग्रैब करो एंड मेरा कोड ANJV10 डेफिनेटली यूज़ कर लेना। सबसे पहले तो देखो, कुछ ऐसे पार्टिकल्स होंगे जो सीधे सीधे अनडेविएटेड चले जाएंगे, कुछ ऐसे होंगे जिसमें हल्का सा डेविएशन होगा, कुछ ऐसे होंगे जिसमें थोड़ा लार्ज डेविएशन होगा, कुछ ऐसे होंगे जो कम्प्लीटली बाउंस बैक हो जाएंगे, यानी कि 180 डिग्री पे डेविएट हो जाएंगे। ये तुम लोग नोट्स डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे से कंप्लीट तुम्हें समझ में आ जाएगा। देन कंक्लूजन अब हमारे क्या क्या है। सो देखो, कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स तो अनडेविएटेड पास कर गए, इसका क्या मतलब है, बहुत ज़्यादा खाली स्पेस होनी चाहिए एटम पे, है ना। देन सेकंड क्या है इसका कंक्लूजन, कि कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स कंप्लीटली डेविएट हो गए, 180 डिग्री पे बाउंस बैक हो गए। ऐसा क्यों होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करता है, तो अगर अल्फ़ा पार्टिकल्स सेंटर अराउंड से पास हुए तो उस केस में क्या हुआ, वो कंप्लीटली बाउंस बैक हो गए।
विच मीन्स जो एटम का सेंटर पार्ट है वहाँ पे कंप्लीट हमारा मास और जो पॉजिटिव चार्ज है वो रिसाइड कर रहा है। अगर जैसे यूनिफॉर्मली डिवाइडेड है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, थॉमसन ने कहा था, अगर ऐसा कुछ होता तो अल्फा पार्टिकल तो पहले ही डेविएट हो जाता ना, वो आता ही नहीं, उसके थ्रू अनडेविएटेड पास करता ही नहीं। तो विच मीन्स जो पॉजिटिव चार्ज है वो कंप्लीट एटम में नहीं है, वो सिर्फ सेंटर पे प्रेजेंट है, एक कॉन्सेंट्रेटेड है वहाँ पे, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, जो मास है और जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है वो टोटल सेंटर पे ही रिसाइड करता है, एंड उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। अब कुछ हमने देखा थोड़े कम एंगल पे डेविएट हुए, कुछ थोड़े ज़्यादा एंगल पे डेविएट हुए, तो वो क्यों होता है, ड्यू टू रिपल्शन, बिकॉज न्यूक्लियस का इफेक्ट जो है वो उसके थोड़े डिस्टेंस पे भी पड़ेगा ना। जैसे एंड पे वो पार्टिकल पास हो रहा है थ्रू द एटम, तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो थोड़ा कम होगा, तो अनडेविएटेड पास कर रहा है। बट अगर सेंटर के ही पास या सेंटर से थोड़ा सा दूर पास होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा ना, तो इसीलिए वो रिपेल कर जाता है एंड कुछ डिग्री एंगल पे वो डेविएट कर जाता है, ठीक है। देन अब यहाँ पे से आता है रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, बिकॉज अभी तो हमने खाली एक्सपेरिमेंट देखा, अब मॉडल में उसने क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड करे हैं। सबसे पहला, जो हमारा एटम है उसकी रेडियस अराउंड 10⁻⁻10 मीटर है, और जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो सेंटर पे ही हमारा रिसाइड कर रहा है, जितना टोटल मास है वो सेंटर पे ही रिसाइड कर रहा है, एंड उसको हम क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियस। उसकी रेडियस है 10⁻⁻15 मीटर। उसके बाद क्या है, एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो जो थॉमसन का एटॉमिक मॉडल था वो हमें नहीं बता पाया था, बट रदरफोर्ड ने क्या कहा कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। क्यों, बिकॉज जितना भी पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस के अंदर दैट इज इक्वल टू द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। जैसे 2He4 का एग्जाम्पल ले लो, तो 2 उसमें प्रोटॉन्स हैं, तो 2 बाहर इलेक्ट्रॉन्स भी तो थे ना, बट हमने वो रिमूव किए तब जाके अल्फा पार्टिकल बना। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो होती है, बिकॉज अगर मैं एक एटॉमिक नंबर की बात कर रही हूँ तो हम उसे कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। मतलब अगर उसमें कोई एक्साइटेशन नहीं हुआ है, उसमें ना ही मैंने इलेक्ट्रॉन दिया है ना ही उससे निकाला है, उस केस में क्या होगा, जितना भी एटॉमिक नंबर है दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो क्लियर है। देन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में। ये ऑर्बिट वाला कट कर देना, क्योंकि ऑर्बिट जो है वो हमें बोहर ने बताया था, यहाँ पे रदरफोर्ड ने नहीं बताया था कि वो डेफिनेट ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। उसने खाली इतना कहा कि वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। एंड ये ही इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। 2 ड्रॉबैक्स हैं रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के। सबसे पहले तो उसने डिफाइन नहीं करा कि एग्जैक्टली कैसे सर्कुलर पाथ्स में वो रिवॉल्व कर रहे हैं, बिकॉज जैसे सर्कुलर पाथ उसने बताए थे उसके अकॉर्डिंग जो एटम है वो स्टेबल ही नहीं रहता है, बिकॉज जब भी मेरा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है कुछ ही सेकेंड्स उसे लगेंगे न्यूक्लियस के अंदर घुस जाने में, एंड फिर तो एटम एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है ना, बिकॉज जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज से मिल चुका है, तो एटम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो वो ही ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, ठीक है। देन है एक ये फॉर्मूला है, ये तुम लोग देख सकते हो, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स डेविएटेड बाय एन एंगल थीटा इन द रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट। जितने भी पार्टिकल्स जो हैं वो थीटा डिग्री एंगल से डेविएट होंगे, वो कैसे निकालेंगे, n इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/sin⁴ θ/2। यानी कि अगर तुम्हें थीटा जो है 90 डिग्री गिवन है कि 90 डिग्री से वो डेविएट कर रहे हैं, सो इन दैट केस sin45 ऐसे तुम नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालोगे एंड यहाँ पे प्रोपोर्शन का साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट टर्म आता है k। इससे रिलेटेड एक ही न्यूमेरिकल आया था प्रीवियस ईयर में, एंड जब भी मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं न्यूमेरिकल वीडियोज़ भी बना दूंगी, तो उसकी हेल्प तुम लोग देन ले सकते हो। अब देखो यहाँ पे, देन वी हैव द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो इसका क्या मतलब है, जैसे अल्फ़ा पार्टिकल मेरे आया तो एक तो डिस्टेंस होगा ना जहाँ से फिर वो रिपेल कर जाएगा, ऑब्वियसली बिकॉज वो न्यूक्लियस के नज़दीक नहीं जा सकता है। तो कितना नज़दीक वो जा सकता है, कितना डिस्टेंस है ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच, नाम से ही पता चल रहा है क्लोजेस्ट अप्रोच की कितना नज़दीक वो जा सकता है। वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो क्या है, अगर वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे है ऑलरेडी फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो लेट सपोज उसकी u है वेलोसिटी, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 12mv²। उस काइनेटिक एनर्जी से वो मूव कर रहा है, बट जैसे ही वो एक पर्टिकुलर पोजीशन पे पहुंचा विच इज़ द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, वहाँ पे क्या होगा, जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है तो अब तो मूव नहीं कर पाएगा ना, वो कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आई होप तुम लोग को याद होगा। अगर 2 चार्ज मेरे को पता है तो कैसे निकालते हैं, 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R, है ना। तो यहाँ पे देखो जो अल्फ़ा पार्टिकल है उस पर कितना चार्ज है, +2e
है ना। 2e क्यों है, बिकॉज इट इज़ ट्वाइस द चार्ज ऑन द प्रोटॉन, तो इसीलिए 2 × e। अब देखो जो भी हमारा वो न्यूक्लियस है, हमें पता है न्यूक्लियस के अंदर ही सारा पॉजिटिव चार्ज होता है, और कितना होगा z × e, वेयर z वुड बी द एटॉमिक नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम। जैसे गोल्ड फॉइल हमने ले रखी है, तो गोल्ड फॉइल का जो भी एटॉमिक नंबर होगा वो वहाँ पे आएगा, और e तो आएगा ही आएगा बिकॉज e इज़ द चार्ज ऑन द प्रोटॉन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी गॉट कन्वर्टेड इनटू द पोटेंशियल एनर्जी। तो जो ½ mu² होगा वो ऑब्वियसली इस पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। अब ये जो r0 है दैट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच, तो r0 की वैल्यू यहाँ पे से आ जाएगी, जो ½ mu² था उसको हमने डिनोमिनेटर में भेज दिया है। ठीक है, तो आई होप ये कंप्लीट चीज़ तुम्हें समझ में आ गई होगी। ZE क्यों आ रहा है, 2e क्यों आ रहा है, बिकॉज हम Q लेते हैं ना, एंड Q इज इक्वल्स टू N × E। एन क्या होगा, जो भी नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो भी नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हैं, और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, तो इसीलिए यहाँ पे Q1 Q2 के बदले 2e × ZE आया है। ठीक है, आई होप ये तुम्हें समझ में आ गया होगा। देन वी हैव द लिमिटेशंस ऑफ द रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। अब इसके क्या क्या लिमिटेशंस थे, क्यों ये फेल कर गया, क्यों फिर बोर का मॉडल आया। तो सबसे पहले तो वही उसने क्या कहा, सर्कुलर पाथ में वो रिवॉल्व कर रहे हैं। अगर वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे होते तो उसमें कंटिन्यूसली, बिकॉज वो एक्सेलरेट हो रहे हैं, तो अगर कोई भी मेरा एक्सेलरेटेड पार्टिकल होता है वो एनर्जी को एमिट करता है, एनर्जी को वो एमिट कर रहा है, तो उसका जो रेडियस है ना वो डिक्रीज होता जा रहा है। अल्टीमेटली क्या होगा, वो जो मेरा इलेक्ट्रॉन है वो फॉल कर जाएगा न्यूक्लियस में, और एटम की स्टेबिलिटी ख़त्म हो गई। ये मैंने तुम्हें पहले भी एक्सप्लेन किया था, तो इसीलिए वो स्टेबिलिटी हमें नहीं बता पाया। सेकंड, जो लीनियर एमिशन स्पेक्ट्रम होता है, कि जब भी मेरा इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिटल से लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में जंप कर रहा है तो वो रेडिएशंस को एमिट करता है। वो कौन से रेंज में फॉल कर रहे हैं, क्या चीज़ें हैं, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे, लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, फुंड, तो ये सारी चीज़ें ये वाला मॉडल हमें नहीं एक्सप्लेन कर पाया। एंड ये सारी चीज़ें फिर किसने एक्सप्लेन करी, बोर ने। ठीक है, तो इसके बाद आता है बोर का एटॉमिक मॉडल, वो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले उसके पोस्टुलेट्स देखेंगे, फिर वहाँ पे रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी, इन तीनों के डेरिवेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो फिर वो मैं तुम्हें कॉपी में प्रॉपर्ली लिख के एक्सप्लेन करूँगी। अब हमारे पास नेक्स्ट है बोर का एटॉमिक मॉडल। तो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में जो जो हमारे लिमिटेशंस थे, फिर वो प्रॉपर्ली किसने एक्सप्लेन करे, बोर ने। तो क्या क्या पोस्टुलेट्स हैं पहले वो देखते हैं। सबसे पहला पोस्टुलेट है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व तो कर रहा है, बट डेफिनेट ऑर्बिट में। मतलब क्या है कि डेफिनेट ऑर्बिट है, अलग अलग ऑर्बिट्स हैं, एक ऑर्बिट उसके अराउंड है, फिर दूसरा है, जैसे KLMN, ये सब हमने शेल्स पढ़ी है ना। तो वैसे ही डेफिनेट ऑर्बिट्स में वो क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। एंड जब भी वो रिवॉल्व करता है ना तो कभी भी एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। वो कब रेडिएट करता है, जब भी वो हायर से लोअर में जंप करता है, उस केस में वो रेडिएट करता है। ये सेकेंड पोस्टुलेट है वैसे, बट फर्स्ट देखो, जब भी इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर पाथ में, तो हमें पता है सर्कुलर पाथ के लिए मुझे क्या चाहिए, सेंट्रीपेटल फोर्स। सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, mv²/r। तो कौन प्रोवाइड कर रहा है ये सेंट्रीपेटल फोर्स, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे हमने देखा है कि अगर अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो उसे सेंट्रीपेटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, द ग्रेविटेशनल फोर्स। इन द सेम वे यहाँ पे कौन प्रोवाइड कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या होता है उसका फॉर्मूला, 1/4πε0 × Q1 Q2/r²। तो यहाँ पे वही फॉर्मूला है, दोनों इक्वेट हो जाएंगे, बिकॉज जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वही क्या कर रहा है, हमें प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपेटल फोर्स। तो यहाँ पे आ गया mv²/r, जो कि हमारा सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला है, इज इक्वल्स टू 1/4πε0। नाउ यहाँ पे हमने ZE एंड E क्यों लिखा है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, E है। ठीक है, एंड जो हमारा न्यूक्लियस है उसमें टोटल कितना चार्ज होगा, Z × E होगा। ठीक है, क्यों होगा Z × E, बिकॉज Z इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, तो आई होप तुम्हें यहाँ पे समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमने ZE क्यों नहीं लिखा, बिकॉज अभी तो हम कह रहे थे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होगा, बिकॉज हेयर वी आर ओनली कंसिडरिंग वन इलेक्ट्रॉन। हम एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं जो कि रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, समझ में आया, बिकॉज एक ऑर्बिट मैंने लिया है, उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के लिए मैं बात कर रही हूँ कि जब वो रिवॉल्व कर रहा है तब क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तब क्या सेंट्रीपेटल फोर्स है। ठीक है, तो आई होप फर्स्ट वन इज क्लियर। सेकेंड वाला आता है, इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं
ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेगा जिनका जो एंगुलर मोमेंटम है दैट मस्ट बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। h क्या है हमारा, प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो यहाँ पे MVR ये क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम ना, तुम लोगों ने पढ़ा होगा। P हमारा नॉर्मल मोमेंटम है, L जो है एंगुलर मोमेंटम, L इज इक्वल्स टू P इंटू आर होता है। P का फॉर्मूला MV, तो MV इंटू आर जो कि होता है हमारा एंगुलर मोमेंटम। तो इट इज़ एन इंटीग्रल मल्टीपल, मतलब n कोई भी एक इंटीजर होना चाहिए, जैसे 1 2 3। तो यहाँ पे आ गया n इंटू h अपॉन 2 पाई। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी हम इसे बहुत जगह यूज़ करेंगे। तो ये वाला पॉइंट बहुत अच्छे से हाईलाइट कर लेना कि इलेक्ट्रॉन जो है सिर्फ और सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेगा जिसका जो एंगुलर मोमेंटम है दैट इज़ एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। ठीक है, देन वी हैव इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जब भी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं तो वो जो ऑर्बिट्स हैं वो स्टेशनरी ऑर्बिट्स हैं। इसका क्या मतलब है, जब भी वो घूम रहा है ऑर्बिट में तो कभी भी एनर्जी वो रेडिएट नहीं करेगा, एनर्जी एमिट नहीं करेगा। ये चीज़ मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी थी। देन एनर्जी कब एमिट होती है, जब वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे जंप कर रहा है। एंड जब भी वो लोअर एनर्जी लेवल पे है तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा एंड देन एक्साइट होके ऊपर जाएगा। मतलब अगर एक्सटर्नल एनर्जी उसे नहीं मिल रही है तो खुद से नीचे से ऊपर जंप करके नहीं जा सकता है। ठीक है, तो जब भी लोअर से हायर एनर्जी लेवल पे जा रहा है तो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, हायर से लोअर में आ रहा है तो एनर्जी को रेडिएट कर रहा है। एंड जो एनर्जी ये रेडिएट कर रहा है, जो भी ये रेडिएशंस हैं ये कौन से उसमें फॉल करेंगे ये डिसाइड करती है हमारी स्पेक्ट्रल सीरीज, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। अब देखो रेडिएशंस के बारे में तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि रेडिएशंस की एनर्जी कितनी होगी, h न्यू होगी। ठीक है, तो ये सब तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में। तो जब भी वो E2 से E1 पे जंप कर रहा है तो वो रेडिएशंस एमिट करेंगे। वो जो रेडिएशंस उसने एमिट करी है उसकी एनर्जी कितनी होगी, E है लेट सपोज, तो E इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, E2 माइनस E1 इज इक्वल्स टू h न्यू, बिकॉज E की वैल्यू कितनी होती है, h न्यू होती है। ठीक है, देन रेडियस का डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, देन वेलोसिटी एंड देन काइनेटिक एनर्जी। तो वो प्रॉपरली कॉपी में कंप्लीट डिराइव करके मैं तुम लोग को एक्सप्लेन करती हूँ।